आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 आईसीटी। हमारा फर्स्ट हेडिंग है डिवाइस यूज इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। अब आईसीटी में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसमें टेलीफोन है और एक्सेट्रा ऐसी जो भी चीज़ें मतलब इंफॉर्मेशन आपको देती है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, टीवी, ये सभी चीज़ें डिवाइस इसमें आते हैं आईसीटी में। अब यहाँ पे एक चार्ट आपको दिया गया है। कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ क्या होता है, व्हाट इज इट यूज़फुल। कंप्यूटर लैपटॉप को हम इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए यूज़ करते हैं, मोबाइल को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, रेडियो को हम इंफॉर्मेशन गेनिंग के लिए यूज़ करते हैं बाय द वॉइस, और टेलीविज़न टीवी टीवी को भी हम इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। वेयर इज इट यूज, इसका यूज क्या पे, बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स यूज, इसके क्या फायदे, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे कंप्यूटर की छोटी सी स्टोरी बताई गई है, ये आपको रीड करना है। इसमें कंप्यूटर की जनरेशन बताई गई है। आज जो हम कंप्यूटर वापर रहे हैं ये 5th जनरेशन है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जब सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो एक रूम के जैसा था, यानी बहुत बड़ा कंप्यूटर था, और उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी। उसको जनरेटर लगाए गए थे और वो ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सकता था। उसको ऑन किया तो कुछ ही देर तक वो चलता था, बाद में वो बंद हो जाता था। फिर और उसको मतलब उसका जो सिस्टम था वो पूरा वार्म गर्म हो जाता था, तो उसको थोड़ी देर तक बंद रख के फिर और कुछ देर के बाद में उसको शुरू करना पड़ता था। यानी 2 घंटे अगर कंप्यूटर शुरू है तो 2 घंटे फिर उसको और बंद रखना पड़ेगा, और 2 घंटे के बाद में और उसको शुरू करना पड़ेंगे, यानी 2-2 घंटे का उसको रेस्ट देना पड़ता था कंप्यूटर को वर्क के लिए। तो ये बहुत पुराने ज़माने का कंप्यूटर था, उसमें बहुत सारा वायरिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। अब आज का छोटा सा आज कंप्यूटर हम देखते हैं कि एक टैब के जैसे भी फॉर्म में आज कंप्यूटर आ जाते हैं। आज का मोबाइल फ़ोन एक छोटा कंप्यूटर ही है, बस ऐसे ही समझिए आप। अब अगला देखिए प्रोसेसर के बारे में। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यानी जो अंदर की चीज़ें हैं प्रोसेसर में, उसको इनपुट यूनिट्स कहते हैं, और आउटपुट यूनिट्स यानी जो आउट है, जो प्रोसेसर के बाहर की चीज़ें हैं। जनरली स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर इज एन आउटपुट यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट आपको बताया गया यहाँ पे। प्रोसेसिंग यूनिट अभी आपको सीपीयू दिख रहा है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी होती है इसमें, कंट्रोल यूनिट होता है, और एएलयू यूनिट, ऐसे 3 यूनिट्स होते हैं। ये था इनपुट। इनपुट यानी जो कंप्यूटर के अंदर में इनबिल्ट चीजें है, अंदर में ही उसके, उसको इनपुट कहते हैं। और जो हमने एक्सटर्नल लगाई हुई है उसको कहते हैं आउटपुट। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, माउस है, ये हम बाहर से लगाते हैं, उसको अटैच करते हैं। मॉनिटर हम उसको अटैच करते हैं बाहर से सीपीयू को, ये ऑलरेडी उसमें लग के नहीं होता है, तो ये हो गए आउटपुट। अभी सीपीयू में अंदर में जितनी भी सब चीज़ें हैं उस सबको कहते हैं इनपुट, यानी ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें स्टोर। अब देखो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं मेमोरी को। इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी यानी जो उसके अंदर में इनबिल्ड मेमोरी है, अंदर से पहले जब अपन मोबाइल फोन परचेस करते हैं, लेते हैं, तो उसमें ऑलरेडी 64 GB 128 GB ऐसी मेमोरी होती है। लेकिन हम उसमें और उसमें एक्सपांडेबल होता है, यानी हम दूसरी भी मेमोरी उसमें लगा सकते हैं। तो जो आपने मोबाइल लिया तो पहले से ऑलरेडी उसमें मेमोरी थी, जो कंप्यूटर के साथ में मतलब आपके मोबाइल के साथ में जुड़ी हुई थी, उसको कहते हैं इंटरनल मेमोरी, और उसको इनबिल्ड भी कहा जाता है, इनबिल्ड मेमोरी भी कहा जाता है। अभी सेकंड होती है एक्सटर्नल मेमोरी, जो हम यूज़ करते हैं, हम बाहर से मेमोरी परचेस करते हैं 16 GB की, 64 GB की, 32 GB की, और उसको हम अटैच करते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। अब इसमें देखिए रैम है, रोम है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम रिस्पॉन्सिबल होती है कंप्यूटर के वर्किंग के लिए, कंप्यूटर कितना फास्ट वर्क करना चाहिए। जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन लिया होगा तो आपको पता होगा कि 8 GB 64 GB होता है, 864,
यानी मतलब 8 GB उसकी रैम होती है और 64 GB उसकी रोम होती है। रोम का मीनिंग होता है कि उसमें कितना इनबिल्ड मेमोरी है, यानी इंटरनल मेमोरी को रोम बोला जाता है। और प्रोसेसर से जो मेमोरी जो कनेक्ट होती है उसको कहते हैं रैम। ये प्रोसेसर के वर्किंग के लिए होती है, मोबाइल हैंग नहीं होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा रैम वाला मोबाइल लेंगे उतना ज़्यादा वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो मोबाइल जल्दी से हैंग नहीं होगा। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मोबाइल में जो प्रोसेसर होता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि मोबाइल परचेज करते तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है, और ऐसे बहुत सारे नेम्स है इस प्रोसेसर्स के, तो इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम। अब उसमें प्रोग्राम कौन सा है? अब प्रोग्राम जैसे कि विंडोज़ है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 13, ये जो विंडोज़ के जो नाम है इसको प्रोग्राम कहते हैं पूरा। इसमें सभी चीज़ें आती है, पूरे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, तो इसको प्रोग्राम कहते हैं। डाटा इन इंफॉर्मेशन। अब जब भी आप कंप्यूटर लेते थे उसमें या मोबाइल लेते थे तो ऑलरेडी कुछ डाटा उसमें होता है जो आपके नीड्स को पूरे करता है। जैसे कैमरा, मोबाइल आपने लिया तो कैमरा होता है, उसमें प्ले स्टोर होता है और कैलकुलेटर होता है और ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं। वैसे जब आप कंप्यूटर भी लेते हैं तब भी वो आपको कुछ ऐप्स में इनबिल्ड करके देते हैं, साथ में लेके देते हैं जो आपको यूज़ में आए करके, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब आपने कंप्यूटर लिया, मेन है एम एस ऑफिस, उसमें एम एस ऑफिस ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही नहीं है, तो आप उस कंप्यूटर में क्या वर्क करेंगे? क्योंकि जो भी कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड है वो एम एस ऑफिस पे ही डिपेंड है। उसके बाद में उसमें कोई ब्राउज़र ही नहीं है, तो आप कैसे की चीज़ों को डाउनलोड करेंगे? एटलीस्ट आपको एक ब्राउज़र तो लगेगा, एक तो मोजिला चाहिए या क्रोम चाहिए। एक ब्राउज़र आपके पास में रहेगा तो आप दूसरी चीज़ को डाउनलोड करेंगे। धीरे 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 आप उसमें डाउनलोडिंग करके सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंट करेंगे उसके सॉफ्टवेयर को। अब देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर की जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। और जो चीज़ें आपको मॉनिटर के अंदर में स्क्रीन में दिखती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपको पता ही है एम एस ऑफिस है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और उसमें कैलकुलेटर होगा, ऐसे अलग अलग चीज़ें जो यानी वर्क करती है मॉनिटर के अंदर में हमको दिखाई देती है, ये होते हैं सॉफ्टवेयर। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं द थिंग्स विच आर वी आर एबल टू टच इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। द थिंग्स विच आर नॉट एबल टू टच इट्स ओनली सीइंग इन मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी जो चीज़ें आप टच कर सकते होते हैं हार्डवेयर, जो टच नहीं कर सकते आपको मॉनिटर में दिखती होती है वो सॉफ्टवेयर। अब देखिए आपके सामने एक मतलब स्क्रीन दिख रही है। इस स्क्रीन में, इस स्क्रीन के अंदर में आपको ये जो इंटरफेस जो दिख रहा है इसको कहते हैं एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, ये मेन टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में डिज़ाइंस वगैरह बनती है इसमें। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। जब आप MSCIT का कोर्स करेंगे तब आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें सीखने को मिलती है। या वैसे मतलब इसमें जो डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है ये आप ओनली ओवरली समझ सकते हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तभी आपको इसका पूरा मॉडल कैसा है वो सब समझ में आएगा। अब ये है आपके सामने MS एक्सेल, ये भी MS ऑफिस का टाइप है MS एक्सेल, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। इसमें आप टेबल्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं। अगला है प्रिकॉशंस विल यू टेक इंटरिंग द डाटा। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस यानी सावधानी क्या बरतनी चाहिए। देखो एज फार पॉसिबल डाटा शुड केप्ट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में उसको रखना चाहिए। टेबुलर फॉर्म यानी टेबल के रूप में, जैसे टेबल होता है। ये जो MS एक्सेल है इसमें अपन टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा शुड बी इंटर इन डिफरेंट सेल। अलग डाटा मतलब आप अगर कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं ये सेल में, सेल यानी जो आपको जो दिख रहे हैं इसमें छोटे छोटे बॉक्स, उसको सेल कहते हैं। इसमें प्रॉपर आपको डाटा फिल करना चाहिए। अब एक सेल में जगह नहीं है तो दूसरे सेल में जाना चाहिए। वन फ्लो अननेसेसरी। उसके बाद में प्रिकॉशंस यानी इसी में आपको बताए गए कि क्या मतलब, ये MS एक्सेल के बारे में आपको बताया गया है कि MS एक्सेल में जब आप डाटा टाइप करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। अब देखो MS पावर पॉइंट है,
MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो वगैरह बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पे प्रेजेंटेशन बताई जाती है स्मार्ट बोर्ड पे, तो वो बनाई जाती है MS पावर पॉइंट पे। अब अगला है नेक्स्ट, PDF के बारे में बताया गया। PDF को फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। ये PDF जो है डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करती है, बहुत दिनों तक आपका डॉक्यूमेंट इसमें प्रोटेक्ट रह सकता है, वो इनक्रिप्ट नहीं हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा फोटोज़ वगैरह वो इनक्रिप्ट हो जाती है, वर्क नहीं करते। तो ये PDF जो है हम इसमें डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं, और ये हमें यानी मतलब ये इनक्रिप्ट नहीं होंगी फाइल, यानी ख़राब नहीं होंगी, डैमेज नहीं होंगी। तो ये इस तरीके से PDF, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं PDF में। इसमें आप एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें एक सर्च इंजिन है ये, इसमें हम इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। और अगली चीज़ है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन यानी डेमो देना किसी भी चीज़ का। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब अंदाज लगाना। और कलेक्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। अपॉर्चुनिटी यानी मिलने वाली चीज़ें कंप्यूटर फील्ड में आपके, इसमें सॉफ्टवेयर फील्ड है, हार्डवेयर फील्ड है, ट्रेनिंग है, मार्केटिंग है, ये सब चीज़ सिखाई जाएंगी। सॉफ्टवेयर फील्ड यानी सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन होंगी। अगला है हार्डवेयर फील्ड, हार्डवेयर को कैसे चेंज करें, हार्डवेयर खराब होने के बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं, कितनी कौन से हार्डवेयर की कैपेसिटी है। ट्रेनिंग, आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएंगी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मार्केटिंग में आपको बताया जाएंगे कि आप इसको कैसे सेल कर सकते हैं, लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरी किए जा सकती है। अब देखो इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, इसके लिए इंस्टीट्यूट वर्क करते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स के बारे में यहाँ पे नेम्स आपको देखिए, इसमें ये आपको रीड करना है। और यहाँ से आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज आपको रीड करनी है और थिंक करके इसको लिखना है। मेन कंसेप्चुअल नॉलेज, आपको कोई भी क्वेश्चन अभी इसमें का जैसे मैंने आपको समझाया चीज़ें, तो आपको ऐसी थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको वो चीज़ों के बारे में आंसरिंग करते आनी चाहिए। और इसके लिए मेन चीज़ आपको लिए रीडिंग। अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको आंसरिंग करते आएंगी। और इसमें के जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है, चैप्टर में कुछ आपके कन्फ्यूजन है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी सेशन के अंदर मैं लगातार 4 चैप्टर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा टाइम्स नहीं मिल पाता है। इसके लिए 4 चैप्टर्स यानी आपको एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट होती है आपकी, उसमें भी आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी। अगला नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का रिफ्लेक्ट होना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप बचपन से ही देखते आ रहे, लाइट आपको यहाँ वहाँ टाइल्स पे हो गया, उसके बाद में मिरर में, ऐसी बहुत सारी जगहों पे आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ चीज़ों को मैं आंसरिंग कर दूंगा। व्हाट इज लाइट? द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच कम्स रे इज कॉल्ड लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी जो चमकने वाली चीज़ है उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके पास से जो रे आती है उसको कहते हैं लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूछा गया था। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक यानी रिफ्लेक्ट होकर चले जाना, यानी लाइट आया, टकराया किसी ऑब्जेक्ट को और चला गया, यानी उसकी एक इमेज बन जाती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 टाइप की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस पूरा प्लेन है तो वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, इरेगुलर है, रफ सरफेस है। जैसे कि टाइल्स लगाने के पहले की जो फ्लोरिंग होती है तो वो रफ होती है, उसको कहते हैं इरेगुलर। अब मैं चैप्टर के ऊपर में बढ़ता हूँ। सबसे पहले हमारा मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। तो देखिए 2 टाइप की मिरर से, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्पेरिकल मिरर। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट है, आपको रीड करना है। अब प्लेन मिरर क्या होता है, देखिए प्लेन मिरर द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ये स्मूथ है, शाइनी सरफेस है और एकदम प्लेन होता है, ये सीधा होता है, तो इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब यहाँ पे मिरर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। इसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। देखिए एक जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया जाता है, इसके पीछे
एल्यूमिनियम कोटिंग लगाई जाती है। एल्यूमिनियम कोटिंग के अंदर में लीड ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। लीड ऑक्साइड से उसको पेस्ट किया जाता है और उसको पेस्ट करने के बाद में दोनों को आपस में ज्वाइंट किया जाता है और बन जाता है हमारा मिरर। इजी प्रोसेस है, सिंपल है, तीन ही चीज़ें। ट्रांसपेरेंट ग्लास, एल्यूमिनियम कोटिंग होती है। एल्यूमिनियम कोटिंग यानी एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, उसको उसके मतलब मिरर के पीछे लगाया जाता है और बीच में लीड ऑक्साइड को पेस्ट किया जाता है। देखो अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो आने वाली रेज होती है उनको कहते हैं, लाइट के पास से जो रेज आती है उनको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब अगली हमारी इमेज, प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। इसको वर्चुअल इमेज इसके लिए कहा जाता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मेरे बॉडी के दोनों भी जो पॉइंट्स है ये आपस में मिलते नहीं है, इनका अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है। देखिए अभी आपके सामने है ये ओ का पॉइंट। अब ओ के पास में से दो रेज आई, R1 R2, रे 1 रे 2, लेकिन दोनों आपस में मीट हुई क्या? नहीं हुई। तो इसको कहते हैं, जो मतलब रेज आपस में मीट नहीं होती है, जुड़ती नहीं है, तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब ये इमेज यहाँ पे जैसे ये रेज आई तो ये रेज जा रही है यानी बाउंस बैक हो रही है। देखिए R1 आई, R1 आके क्या होगी, बाउंस बैक हुई, और उसके बाद में आई R2, तो ये भी क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। और ऐसे ही पीछे एक इमेज बनी, देखिए यहाँ पे इमेज बन रही है, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे बाउंस बैक हुई तो बीच में एक स्पेस बना, स्पेस से देखिए डॉट डॉट लाइंस आपको दिख रही है, और ये क्या बन गई, एक बाउंस बैक इमेज बनी। तो इस तरीके से इमेज एक बनती है, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, और इसको नकली इमेज कहते हैं। देखिए आपके सामने पेंसिल दिख रही है, एक पेंसिल की एक अपोजिट कॉपी बनी है, तो इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब यहाँ पे मिरर को आपस में ज्वाइंट किए तो एक मिरर फॉर्मूला बनता है। इस मिरर फॉर्मूले में अब आपको n इज इक्वल टू 360 अपॉन ए यानी होता है एंगल -1। अब मिरर के कॉर्नर में जो बीच में जो पॉइंट है इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, अगर 60 डिग्री अगर बन रहा है तो ए की जगह पे 60 लिखेंगे, 6 6 जा 36 यानी 6 - 1 5 इमेजेस बनेंगी। अब यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है 3 इमेजेस बन रही है यहाँ पे, तो ये एंगल हो सकता है 90 डिग्री का एंगल है ये। 9 4 जा 36, 4 - 1 3 यानी 3 इमेजेस आपको दिख रही है। अभी हाफ ऑफ द पर्सन हाइट का फॉर्मूला है। अब कोई पर्सन है, अब मिरर जरूरी तो नहीं है कि उस पर्सन के हेड के जितना हो, उसका हाफ होगा तो उस पर्सन को उसकी इमेज कितनी दिखेंगी, हाफ इमेज दिखेंगी। ये भी इजी स्टेटमेंट है। अब ये डिपेंड करता है मिरर के साइज के ऊपर में। मिरर का साइज जितना आपके बॉडी को कवर कर पाएगा उतनी आपको क्या दिखेंगी, इमेज दिखेंगी। और आप जितना आगे आगे आएंगे उतना उतना आपकी इमेज क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, क्योंकि आप आईने के पास में आएंगे। और आप जितना दूर दूर खड़े रहेंगे तो जो मिरर है आपकी इमेज जितना कवर कर पाएगा तो उतनी ज़्यादा उतनी बड़ी आपकी इमेज उसमें बनेगी, यानी उतना बड़ा आपका बॉडी का पार्ट उसमें कवर होगा। अब देखिए स्पेरिकल मिरर, जो राउंडेड मिरर होता है, जो राउंड होता है, जैसे कि चश्मा वगैरह बनाने में जो ग्लास आपको दिखता है ऐसा, तो ये होता है, ऐसे ही मिरर को कहते हैं स्पेरिकल मिरर। अब देखो स्पेरिकल मिरर के बारे में बताया गया, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए। कॉन्केव की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए इनर सरफेस क्या होता है इसका, स्पेरिकल इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इनर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, उसको कहते हैं कॉन्केव। और कॉन्वेक्स में आउटर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। अब देखिए इसमें कुछ चीजें आपको मैं समझा देता हूँ। पोल, देखिए यहाँ पे आपको पी दिख रहा है कर्वेचर के पास में, तो इसको पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर में होता है। जैसे कि हम सर्कल बनाते हैं तो ये एक बीच में सेंट्रोमियर होता है, यानी सेंटर ऑफ सर्कल होता है, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस कैसी होती है, वैसे सी से लेके पी, या सी से लेके यहाँ का पॉइंट इस जगह का, एम के थोड़ा पहले सर्कल की जो कर्वेचर का जो पार्ट है जिसका रेडियस आपको पता है, तो सर्कल की रेडियस में जो है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस और एक होता है प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो आपको पूरी जो लाइन दिख रही है एम से लेके पी तक, पी एम, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एफ आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ है नहीं। अब फोकस से लगा के तो पी तक का जो पॉइंट है इसको कहते हैं फोकल लेंथ, F2P। ये हो गई फोकल लेंथ। अब अगला देखिए इसमें नेक्स्ट, ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड डायग्राम। अब ड्राइंग यानी आपको अभी इसके रूल्स वगैरह बताए गए। देखिए रूल 1 में बताया गया, अगर इंसिडेंट रे स्ट्रेट जाती है तो वो क्या किसमें से पास होंगी, फोकस में से। व्हेन इंसिडेंट रे इज अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट गोज फ्रॉम फोकस। ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं अभी अच्छे से आपको समझ में। तो इंसिडेंट रे पैरेलल में आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किस में से पास होंगी, वो फोकस में से। देखिए सेकंड रूल ये भी सेम ही है, ये रेस नीचे नीचे की तरफ से जा रही है, ये जैसे टच करती है कर्वेचर को पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो किस में पास होंगी, फोकस में से। अब थर्ड रूल आपको बताता है कि अगर इंसिडेंट रे पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। यानी ये रेज ऐसी है, तो ये जैसी रेज आपके सामने रिफ्लेक्टेड रे की कैसी रे जा रही है, कुछ इस तरीके से रे पैरेलल होंगी, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस इसमें क्या है, आपको हिंट के लिए मैं बताता हूँ, पीसी। आपको जो पीसी जो लाइन जो दिख रही है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये ऐसी ही पूरी लाइन जाएंगी। अब पैरेलल आपको मैथ्स में बेसिक चीज़ें है वो आपको पता ही होगा। देखो इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। अब यहाँ पे इमेज फॉर्म की जा रही है, ग्लास रखा जाता है कॉन्केव मिरर का, और पीछे एक इमेज रखी जाती है, और वो इमेज सामने एक मिरर रखा जाता है, उस मिरर में सामने एक पेज रखा जाता है, वाइट पेज। तो इस वाइट पेज के ऊपर में ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, तो हमको इमेज देखने मिलती है। अभी आपको इमेजेस के बारे में बताया जा रहा है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर से। अब देखिए डाइवर्जन कॉन्वर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है लाइट रेज का दूर जाना, और कन्वर्जेंस का मतलब होता है लाइट रेज का पास में आना। अब जो कॉन्केव मिरर है उसको कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर की जो आपको ब्लू कलर की लाइन से आपको देखना है, पूरी लाइन्स आती है, टकराती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और पास किस में से होंगी, फोकस में से। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पूरा मीट हो रहा है, यानी पूरी रेस एक जगह पे कॉन्वर्ज हो चुकी है, तो इसको कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। तो कॉन्केव मिरर को कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। और आप यहाँ पे देखिए रेड मतलब आपको ब्लू लाइन देखना है, ब्लू लाइन में पूरी रेस आ रही है, टच कर रही है कॉन्वेक्स मिरर को, और ये पूरी रेस यानी दूर दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इसको कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये आपको ध्यान में रखना है, कॉन्केव, कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग। अब यूज ऑफ कॉन्केव मिरर आपको रीड करना है। अब कॉन्केव मिरर में मैं सीधा कंसेप्ट आपको बताता हूँ। कॉन्केव मिरर में एक छोटी इमेज बड़ी दिखेंगी आपको, कोई छोटी चीज़, जैसे आप अगर कॉन्केव मिरर के सामने चले जाते तो आपको आपकी हाइट वगैरह वो बड़ी दिखेंगी, आपको आपका फेस बड़ा दिखेगा। तो कॉन्केव मिरर एक छोटी चीज़ को बड़ा करने में काम में आता है, यानी लेस इमेज कन्वर्ट इनटू लार्ज इमेज, मतलब स्मॉल इमेज कन्वर्ट इनटू लार्ज इमेज। कौन है, कॉन्केव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर बड़ी इमेज को छोटा करने के काम में आता है, ये आपको समझना है। कॉन्केव का नाम है तो छोटी इमेज से बन जाएंगी बड़ी इमेज, और कॉन्वेक्स का नाम है तो एक बड़ी इमेज से बन जाएंगी एक छोटी इमेज। अब कॉन्केव मिरर का बहुत जगह पे यूज़ होता है, टॉर्च में यूज़ होता है, उसके बाद में डेंटल हॉस्पिटल, बार्बर शॉप। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है साइड लाइट में। जो साइड मिरर होते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जब साइड मिरर में देखते हैं तो आपको जो पीछे का जो भी गाड़ी चलाने वाला पर्सन है उसकी इमेज छोटी दिखती है, यानी उसकी बाइक पूरी दिखती है, आपको उसकी इमेज पूरी दिखती है, यानी वो इमेज तो पीछे की बहुत बड़ी थी, तो आपको एक छोटी होके दिखती है। तो ये काम है कॉन्वेक्स मिरर का। अब यहाँ पे कार्टेशियन साइन देखिए भी ईजी है। अब देखिए कार्टेशियन साइन एक ग्राफ के जैसा होता है। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव, ये इंटीजर लाइन, राइट हैंड साइड में पूरे होंगे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे पूरे निगेटिव। वाई एक्सिस में अप ऊपर के तरफ में पूरे होंगे पॉजिटिव, और जो भी नीचे डाउन पूरे क्या होंगे, निगेटिव। ये पूरा ग्राफ की जैसे कार्टेशियन साइन। अब इसमें आपको ये समझना है कि कॉन्केव मिरर होगा निगेटिव, कॉन्केव मिरर ऑलवेज निगेटिव, कॉन्केव मिरर निगेटिव होगा
और कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होगा। जब भी आपको कॉन्केव मिरर बोला जाए और वैल्यूज दी जाए तो आपको पूरे वैल्यूज को निगेटिव कर लेना है, और जब भी आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बोला जाए तो आपको पूरे वैल्यूज को पॉजिटिव कर लेना है। अब देखो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, 1/v, v का मतलब होता है इमेज, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और f का मतलब होता है फोकल लेंथ। अब इसमें दो चीज़ें आपको गिवन होंगी, वी यू अगर आपको देखे तो आपको एफ निकालना है। तो ये मिरर फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है, या न्यूमेरिकल्स में काम में आता है आपको। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में रेशो बताया गया है, रेशो से आपको H2/H1 ये आपको बताना है। अब आपको मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा, H2 की वैल्यू पता होंगी, H1 की वैल्यू पता होंगी, और ये आपको बताना है मैग्निफिकेशन के बारे में। वैसे मैग्निफिकेशन का मतलब होता है लार्ज इमेज, यानी जो इमेज छोटी से बड़ी होती है उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। और सेकंड है एम, एम से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। अब V/U ये भी एक बन जाता है सेकंड फॉर्मूला। और यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्टडी। अब साउंड क्या है, एक वेव्स है, इसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप है, एक वेव का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम जो बात करते हैं आपस में ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हम ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा रुकना होता है, तो ये वेव्स थोड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और जो वेव्स ब्रेक हो जाती है, मतलब जो वेव्स ब्रेक नहीं होती, जैसे आपने लाउड स्पीकर लगा दिया तो बहुत देर तक गाना बजते रहता है जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे, तो होती है ट्रांसवर्स वेव्स। अब इसमें होता है कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। जब एयर के मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते, देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे डॉट आपको मिले हुए दिखेंगे, तो एयर के मॉलिक्यूल जब पास में आ जाते तो इसको कहते हैं कंप्रेशन, और आर आपको दिख रहा है। जब यही एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते तो इसको कहते हैं रेयरफेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे एक वेव्स आपको बनती हुई दिख रही है। अब ये लेमड़ा को बताया जाता है वेवलेंथ, दोनों वेव्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है तो इसको कहते हैं वेवलेंथ। और ये स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, ये स्टार्ट हुआ तो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी स्टार्टिंग। जब आप स्केल को लेके वाइब्रेट करते हैं और स्केल को एक जगह पे पकड़ के रखते हैं और स्केल वाइब्रेट होती है, तो जो आपका फिक्सिंग पॉइंट है, आपने स्केल को जिस जगह पकड़ के रखा हुआ है तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। फैन चलता है, फैन एक जगह पे, मतलब उसका जो पोल से वो अटैच है तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी जुड़ा हुआ एक पॉइंट। अब वहाँ से अलग अलग वेव्स फॉर्म होंगी, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। ये जो आपको डेंसिटी के पास के पॉइंट जो दिख रहे हैं तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्पीड क्या होती है, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट अब देखिए सभी हर चीज़ की स्पीड अलग होती है, यानी इसका मीनिंग ये है कि अगर एल्यूमिनियम का पॉट, कुछ भी चीज़ यूटेंसिल अगर नीचे गिरता है तो उसकी साउंड की स्पीड अलग होंगी, या वो टकराता है तो उसकी स्पीड क्या होंगी, अलग होंगी। वैसे निकेल, निकेल की कोई चीज़ अगर आपस में टकराती है, दो चीज़ें आपस में टकराएंगी, निकेल निकेल के बर्तन के साथ में टकराएंगा, तो एक आवाज़ आपको क्या मिलेगा, उसकी एक स्पीड रहेंगी उसकी। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी दिख रही है आपको, देखिए ऑब्जर्व कीजिए आप, शायद से निकेल की दिख रही है, देख लेना तो भी आप एक बार ऑब्जर्व कर लेना। तो ये इसको कहते हैं स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। वैसे मेटल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, मेटल जो होते हैं ये सोनोरस होते हैं, आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें से आपको समझ में आता है सबसे ज़्यादा आवाज़ मिलता है सॉलिड से, उससे कम आवाज़ मिलता है लिक्विड से, और उससे भी कम आवाज़ होता है गैस से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखिए, वेलोसिटी, टेम्परेचर। अब देखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा वेलोसिटी क्या रहेंगी उतनी ज़्यादा रहेंगी, यानी स्पीड ज़्यादा रहेंगी। टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी में लोगों का आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलता है। अब देखिए डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनता। वेलोसिटी डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। डेंसिटी है नहीं, अगर ठंडी का दिन है तो ठंडी के दिनों में क्या होगा, लोगों का आवाज़ ज़्यादा नहीं निकलेगा,
यानी जो हवा जो होंगी इसमें ठंडे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये डेंस हो जाएंगी हवा, तो उस टाइम पे आवाज़ कम निकलता है। मॉलिक्यूलर वेट, स्पीड ही मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा है उसकी स्पीड उतनी कम रहेगी। इन्वर्सली का मतलब होता है एक ज़्यादा तो एक कम। स्पीड ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम। थिंक यानी अभी आपको सोचना है इसके बारे में। अब देखो ऑडिबल, इंट्रा ऑडिबल, अल्ट्रा ऑडिबल। ऑडिबल यानी जिस साउंड को हम सुन सकते हैं उसको कहते हैं ऑडिबल साउंड। जिसको हम नहीं सुन सकते, बहुत ही कम होता है उसका आवाज़, उसको कहते हैं इंफ्रा। इंफ्रा यानी 0 to 20 हर्ट्स, इस साउंड को कहते हैं इंफ्रा। और 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स इसको कहते हैं ऑडिबल। और 20,000 हर्ट्स के ऊपर का जो साउंड होता है उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। जो एंट वगैरह जो आवाज़ जो करती है हमको सुनाई नहीं देता एंट का, तो ये साउंड होता है इंफ्रा साउंड। उसके बाद में जो एनिमल्स जो आवाज़ करते हैं, हम जो आवाज़ करते हैं, ये होता है ऑडिबल साउंड, ये हमको सुनाई देता है। और अल्ट्रा साउंड, ये आवाज़ को हम सुन नहीं सकते। जैसे कि डीजे का जो आवाज़ है, डीजे के पास में आप बहुत ज़्यादा जाते हैं तो आपको कान को प्रॉब्लम होती है, तो ये साउंड होता है अल्ट्रा साउंड। आप पीप इंटू पास्ट, अब देखिए बैट्स, ये बैट्स को कुछ भी चीज़ दिखाई देती नहीं है। दिन के अंदर में सोते हैं और रात के अंदर में ये उड़ते हैं अपने वेव्स की वजह से। रात में भी इनको नहीं दिखाई देता है, दिन में भी इनको नहीं दिखाई देता है। तो ये क्या करते हैं, वेव्स को फॉर्म करते हैं। वेव्स को फॉर्म करके अब ये वेव्स आगे क्या करेंगी, बाउंसिंग बैक। अब साउंड में क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है, टकरा के वापस आता है। तो ये दीवार को इसको टकरा के वापस आएंगी, तो इनको पता चलेगा कि ये कहीं कोई दीवार से या किसी चीज़ से तो नहीं टकराएंगे। तो ये चीज़ों की लोकेशन ही देखते हैं और स्काई में फ्लो करते हैं, उड़ते हैं। उसके बाद में अल्ट्रासोनिक साउंड सोनोग्राफी के काम में आता है। इसमें एक इमेज फॉर्म होती है। अगला देखिए, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड सोनोग्राफी के काम में आता है, शिप्स के काम में आता है। और ये आपको रीड करना है भी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब जैसा लाइट रिफ्लेक्शन होता था वैसा साउंड भी रिफ्लेक्शन होता है। अब कोई पर्सन अगर, जैसे कि आपके सामने दोनों भी सर्कुलर पाथ देखे हैं, अगर आप किसी वॉल के ऊपर में जोर से चिल्लाते हैं तो वही आवाज़ आपको क्या है, वापस में आपकी तरफ में आती हुई मिलता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब आप ऐसे करके अगर चिल्लाएंगे तो वो आवाज़ सीधा डाइवर्ज होगा। लेकिन आप अगर ऐसा करके एक कार्ड बोर्ड ट्यूब बना लेंगे और इसमें चिल्लाएंगे और यहाँ पे किसी को रखेंगे तो उसको आपकी आवाज़ सुनाई देंगे। और बीच में θ1 = θ2 यानी एक एंगल बनता है, और ये एंगल बनना चाहिए इक्वल में। तो वो आवाज़ यानी दोनों का डायरेक्शन अपोज होना चाहिए एक दूसरे के। लैटरल इन्वर्जन होना चाहिए। आपने आप लैटरल इन्वर्जन पढ़ चुके हैं कि कैसा होता है। तो अब देखो गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। अब गुड यानी जो साउंड को रिफ्लेक्ट करे उसको कहते हैं गुड रिफ्लेक्टर, और जो साउंड को रिफ्लेक्ट ना कर पाए उसको कहते हैं बैड रिफ्लेक्टर। अब जो वुड्स वगैरह जो है, लकड़ी की जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये साउंड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये क्या है, बैड रिफ्लेक्टर है। उसके बाद में इससे बनाई हुई चीज़ें, जैसे कि वुड से पेजेस वगैरह बनते हैं, जो भी वुड की चीज़ें, लकड़ी की जो भी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, बैड रिफ्लेक्टर है, क्योंकि ये साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है। और इसको छोड़ के बाकी चीज़ें जैसे कि आयरन की चीज़ें हो गई, वॉल्स हो गई, वुड को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें, ये सब क्या है, गुड रिफ्लेक्टर है। यानी साउंड अगर जाएगा तो साउंड को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगी। अगला देखिए, इको का मतलब होता है वॉइस। इको का मतलब होता है साउंड होता है। साइंस इन सराउंडिंग, अभी इसको आपको रीड करना है, रिवर्टिब्रेशन। अब एक सिंगर है, सिंगर जब गाना गाता है तो इसके आजू बाजू में क्या होती है, पूरे वुडन चेयर्स रखे जाते हैं, वुड की चीज़ें रखी जाती है, क्योंकि सिंगर का आवाज़ रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सिंगर का आवाज़ अगर रिफ्लेक्ट होता है, जो ऑडियंस है उसको अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगी वो, क्योंकि यही आवाज़ बार बार उनको सुनाई देगा। उसके बाद में सिंगर भी कन्फ्यूज होता है, उसको वही आवाज़ वापस में सुनाई देने की वजह से। तो इसके लिए उसके आजू बाजू में वुडन आर्टिकल्स, वुडन की पूरी चीज़ें रखी जाती है। जो वुड्स क्या करते हैं, फिर इस आवाज़ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब देखो सोनार, सोनार का मतलब होता है शिप्स के बारे में बताया गया है।
अब देखो शिप्स साउंड को प्रोड्यूस करती है, देखो ट्रांसमीटर रिसीवर। अब इसमें इनको समंदर के अंदर की गहराई पता चलती है कि समंदर के अंदर की गहराई कितनी है, जिससे शिप्स डूबे ना समंदर के अंदर में, इसके लिए यूज करते हैं सोनार का। अब देखो सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। इसमें एक एंटीबायोटिक लिक्विड यानी दवाई का यूज किया जाता है। दवाई का यूज करके एक मशीन को स्टमक के थोड़ा नीचे यूटेरस के पास में, फीमेल यूटेरस के पास में लगा रखा जाता है, और उसमें से क्या ये कंप्यूटर क्या करता है, वेव्स निकलती है, उसमें से वेव्स पता चलती है और एक इमेज फॉर्म होती है कंप्यूटर में, और इस तरीके से होती है सोनोग्राफी। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आप रीड कर सकते हैं। अब कान के बारे में बताया गया है। हमारा कान जो है इसकी 3 टाइप से ह्यूमन ईयर, इसमें 3 टाइप्स हम देखेंगे, आउटर ईयर यानी बाहर का ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। अब आउटर ईयर यानी जो आपको ईयर पिन्ना जो दिखता है, हमारा कान का जो ये पार्ट आपको जो दिखता है, इसको कहते हैं आउटर ईयर। इसमें जो कैनल आपको जो दिखती है, ये जो कैनल आपको दिख रही है अंदर में पर्पल कलर की, इसको कहते हैं मिडल ईयर। और अंदर का जो आपको पार्ट दिख रहा है वाइट वाइट कलर का, कोकलिया वगैरह, ये होता है इनर ईयर। तो ऐसी 3 टाइप है। अब साउंड जाता है सबसे पहले पिना से कैनल में, कैनल में होता है ईयर ड्रम। ये आपको मैं इमेज बताता हूँ, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये पार्ट, इसको कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, देखिए ईयर ड्रम का एरो। ईयर ड्रम जैसे साउंड इसमें ट्रैवल होता है, ये वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होके ये साउंड जाता है 3 चेन ऑफ बोन के पास में। ये 3 चेन ऑफ बोन ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। इनके नेम्स भी आपको बताए गए हैं, इसमें नेम्स आपको बताए नहीं। एक का स्टेप्स होता है, एक का नाम होता है स्टेप्स, एक का नाम होता है इंकस, एक का नाम होता है मैलस। अब ऐसी 3 नेम्स है इसके। अब ये आवाज जाता है कोकलिए के पास में, और कोकलिए से कनेक्ट होती है नर्व, ये जाता है नर्व के पास में, जो नर्व जो कनेक्ट होती है ब्रेन से। अब फिर ब्रेन उसको आवाज को एनालाइज करता है। तो ये हो गए हमारे ईयर के टाइप्स। अब यहाँ पे ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब अगला नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन। कार्बन हमारे डेली लाइफ के अंदर में यूज होने वाला एलिमेंट से बहुत ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। सबसे पहले कार्बन के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन की आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देखिए। कार्बन का जो सिंबल है ये होता है C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आपको। अब मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मेटल की कौन कौन सी चीज़ें वो लिखनी है आपको। अर्थन यानी जमीन के नीचे से पाए जाने ग्लास ऑब्जेक्ट, उसको ग्लास ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, ग्लास की चीज़ें। अदर ऑब्जेक्ट्स यानी जैसे प्लास्टिक वगैरह, ये आपको लिखना है यहाँ पे। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट के बारे में बताया गया। ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस यानी हमको क्या चीज़ें देखने मिलती है कार्बन में। तो आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें डेली लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हैं उस सब में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। अब देखिए अगला प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टीज एलोट्रॉपिक, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है प्यूरिटी, यानी मतलब कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स, फॉर्म्स को कहती है एलोट्रॉप, यानी कार्बन की क्या होती है फॉर्म्स। आप एलोट्रॉप का मीनिंग समझ सकते हैं, जो भी इसके फॉर्म्स है उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। अब इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है और एक होती है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में एक ही, जैसे कि कार्बन के बाजू में कार्बन जुड़ा होगा, पूरा स्ट्रक्चर कार्बन से भरा होगा, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन। और अमॉर्फस यानी नॉन क्रिस्टलाइन, वो होता है उसमें कार्बन के बाजू में दूसरे भी मेटल्स आएंगे, यानी दूसरे भी एलिमेंट्स आएंगे कार्बन के बाजू में, तो उसको कहते हैं अमॉर्फस। अब देखिए डायमंड, डायमंड में पूरा कार्बन भरा हुआ होता है। उसके बाद में स्ट्रक्चर आपको देख के है, या आपको पूरी इंफॉर्मेशन रीड करनी है, जिस भी आपको रीड करनी है। ग्राफाइट, ग्राफाइट में एक पेयर खाली होती है कार्बन में, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी उस पेयर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और ग्राफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ग्राफाइट भी पूरा कार्बन से भरा हुआ होता है, सिर्फ एक पेयर एम्प्टी होती है इसमें, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। इससे आप पेंसिल से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। पेंसिल यानी उसके ऊपर में अंदर में जो लीड होती है, आपको ब्लैक कलर का जो पार्ट दिखता है लीड के जैसा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, उसको लीड कहा जाता है। अब ये प्रॉपर्टीज आपको पूरी रीड करना है। फ्लिरिंग, फ्लिरिंग मिलता है आपको राख के अंदर में। कोई भी चीज़ को आप जलाते तो आपको एक राख मिलती है, तो इस राख के अंदर में इसको ऐश कहते हैं, और इस ऐश में होता है फ्लिरिंग। ये भी इंफॉर्मेशन आपको रीड करना है, प्रॉपर्टी चीजें। अब है नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, यानी इसमें कार्बन के साथ में अदर एलिमेंट्स भी है, पूरी तरीके से इसमें कार्बन नहीं है। तो इसमें पीट है, कोल है,
लिग्नाइट है, बिटुमिनस कोल है, एंथ्रासाइट है। अब देखो कोई भी चीज़ की डेथ होती है, जैसे कि कोई भी एनिमल की या प्लांट की डेथ होती है, तो उस पर एक प्रेशर गिरता है, और ये प्रेशर बहुत सालों तक गिरते गिरते सबसे पहले बनता है पीट। पीट में बनता है, पीट में होता है 50% कार्बन। पीट में जब प्रेशर गिरता है और तो बनता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में होता है 70% कार्बन। लिग्नाइट में और ज़्यादा प्रेशर गिरता है तो बनता है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल में होता है 85% कार्बन। अब बिटुमिनस कोल में और ज़्यादा प्रेशर लगता है तो फिर बनता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में होता है 95% कार्बन, और एंथ्रासाइट के ऊपर में जब और ज़्यादा प्रेशर गिरता है तो बन जाता है हीरा, डायमंड। डायमंड में होता है 100% कार्बन। ये इसकी पूरे 1 बाय 1 स्टेप्स है। यूजेस ऑफ कोल। कोल का यूज़ बहुत जगहों पे ये यूज़ होता है, कोल फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, उसके बाद रोड बनाने के लिए यूज़ होता है। अब अगला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन। इसके आपको कंपाउंड के बारे में बताया गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसका भी मैं बेसिकली एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। एक ग्लास खाली है तो आप उसमें पानी भर सकते हैं, तो इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड, यानी उसमें आप भर सकते हैं पानी। आप पूरा ग्लास जब भर जाता है तो पानी उसमें भर सकते हैं कि हम, पानी फिर कहाँ जाता है, नीचे गिरता है। तो पूरा ग्लास भरने के बाद में जो पानी नीचे गिरता है तो ग्लास क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। वैसे ही ये होता है अल्केन, अल्किन, अल्काइन, यानी मीथेन। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, CH3 डबल बॉन्ड, CH3 ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH3। तो इसमें आपको एक ही चीज़ समझना है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सैचुरेटेड। डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अनसैचुरेटेड। सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन अपने अंदर में कितना पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना पानी को सोख सकता है, इसको सोलिबिलिटी कहते हैं। रिएक्शन यहाँ पे बताएगी आपको। कार्बन को जब भी आग लगे जाती है तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया है अभी। अब देखो फिजिकल, बार बार बदलने वाली प्रॉपर्टीज। केमिकल, जो प्रॉपर्टी एक बार कंफर्म हो गई वो बदल ना सके उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज बताएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, आपको रीड करना है। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यूज क्या क्या होता है ये भी आपको रीड करना है। रेगुलर फायर इंस्टिंग्विशर। देखो फायर इंस्टिंग्विशर का मैं कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। देखिए फायर इंस्टिंग्विशर को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। इसमें जूम करने के बाद में देखिए ये बॉटल में सबसे नीचे होता है सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है। ये होती है भजी की सोडा, जो हम घर पे भजी वगैरह बनाते हैं। तो अब यहाँ पे एक बॉटल होती है, इस बॉटल में होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें। यहाँ पे होता है कैप्सूल, इस बॉटल को कैप्सूल बोला गया है। अब यहाँ पे एक होती है नोब। जब आप इस नोब को प्रेस करते, प्रेस करके जो इसमें की बॉटल है ये पूरी क्रैक हो जाती है। क्रैक होके इसमें का जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये गिरता है डाउन साइड, यानी बाइकार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में इसकी रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होके इसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में H2SO4, तो बनता है सोडियम सल्फेट, वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को कूल करता है, यानी गर्मी जो मतलब आग वगैरह जो उसको बुझाने के काम में आता है। अब देखो मीथेन के बारे में बताया गया है। मीथेन यानी गोबर गैस है ये, इसको सेकंड नाम बायोगैस भी कहते हैं। हमारे बॉडी से भी जो गैस निकलता है इसको भी मीथेन गैस कहते हैं। अब ये एनिमल के डंग से बनाया जाता है। आपने देखा होगा एनिमल के डंग से जो पुराने जमाने में गैस बनाया जाता था उसको कहते हैं मीथेन गैस। अब ये मीथेन गैस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, यूजेस है, आप ध्यान में रख सकते हैं। बायोगैस, देखिए आप बायोगैस कैसे बनता है। अब देखिए मिक्सिंग टैंक, यहाँ पे से डंग डाला जाता है, डंग को पूरा पैक कर दिया जाता है। इसमें फिर अनएरोबिक बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं। अनएरोबिक बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करते इस डंग को, इसमें से निकलती है मीथेन गैस। मीथेन गैस जाती है एग्जिट ऑफ गैस। यहाँ पे ऊपर में होता है एक सिलेंडर, इस सिलेंडर में जाती है मीथेन गैस। अब पूरी मीथेन गैस जब पूरी कवर हो जाती है, पूरी चली जाती है, तो आखिरी में बचता है डंग। बाद में इस टैंक को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें से डंग को बाहर निकालते हैं, ओवरफ्लो टैंक, और इसमें से हमको मिलती है स्लरी। इस तरीके से होता है बायोगैस। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ये यूनिट टेस्ट के लिए आपको पूरे जितने भी मैंने पढ़ाए हुए पूरे वर्क करेंगे। अब इसके बाद के भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही 4 चैप्टर्स की वीडियोस बनाऊंगा। अभी आपको जो आपका जो अभी फाइनल टर्म की एग्जाम होंगी उसमें भी ये आपको काम में आएगा, क्योंकि उसमें पूरे टोटली 8 या 9 चैप्टर्स होते हैं, तो ये आपको इतना पोर्शन ये काम में आएगा उसमें।
अब आपको कुछ वीडियोस कुछ चैप्टर स्किप करना है तो आप उतना उसको आगे करके भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपने पेशेंस रखा उसके लिए थैंक यू। और आपको ऐसी वीडियोस अगर देखने तो आपको इन वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।